अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का, या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहते हैं, या इसको हम कहते हैं काई स्क्वायर भी। आज के लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो दो एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप या एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट है। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। और अगर आपस में जो एट्रीब्यूट्स हैं अगर वो डिपेंडेंट होते हैं तो हम डिनोट करेंगे उनको H1 के साथ। और अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं यानी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है इनको हम डिनोट करेंगे किसके साथ, H0 के साथ। यानी H0 के साथ क्या होगा कि अगर एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट है और अगर एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट हैं तो इनको हम डिनोट करेंगे H1 के साथ। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें 6 स्टेप्स चाहिए होंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हम ये डिस्कस करेंगे कि H0 क्या है, H1 क्या है। H0 वही होगा कि देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स, और अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसको हम डिनोट करेंगे H1 के साथ। यानी H1 वुड बी इक्वल टू देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। यानी क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, इसमें H0 और H1 होगा। H0 क्या होगा, देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स, और H1 क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, उसमें हमने बात करनी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं। यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोट किससे करेंगे, अल्फा के साथ, इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर भी। और अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है तो या तो 5% होगा या 10% होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन तो इसका मतलब है कि आपने एज्यूम कर लेना है एज अ 5%। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन टेस्ट स्टेटिस्टिकल, या हम इसको कहते हैं काई स्क्वायर, जिसमें हमने बात करनी होगी फार्मूला की। और फार्मूला क्या होगा कि फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू समीशन F0 माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। यानी F0 क्या है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और जो FE होगी दैट वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो स्टेप नंबर 4 होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमारे पास एक टेबल होगा, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स होगा। यानी एक टेबल होगा, टेबल के नीचे हमने कैलकुलेशन करनी होगी फर्दर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे और 5 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहला कॉलम होगा F0 का, यानी जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद जो सेकंड कॉलम होगा दैट वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कॉलम, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। और इसके बाद जो थर्ड कॉलम होगा दैट वुड बी F0 माइनस FE का, और जो फोर्थ कॉलम होगा दैट वुड बी F0 माइनस FE का होल स्क्वायर, और जो फिफ्थ कॉलम होगा दैट वुड बी F0 माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। इसके बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन से जो रिजल्ट निकलेगा दैट वुड बी द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर की बेसिस पर हमने क्या मूव करना है, क्रिटिकल रीजन के अंदर। क्रिटिकल रीजन में हमने और जो क्रिटिकल रीजन है दैट इज द स्टेप नंबर 5। यानी स्टेप नंबर 5 क्या होगा, क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल रीजन के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है, और जो टेबल की वैल्यू आती है काई स्क्वायर की वो क्या है। हमने दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना होगा। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू इज मोर, यानी जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है देन द टेबल वैल्यू, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो होगा कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो स्टेप नंबर 6 आएगा दैट इज डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में हम ये बताएंगे कि अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है और टेबल वैल्यू कम है तो मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप। इस केस में हम क्या करेंगे कि जो H1 होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और H0 को ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजन, और जो 6th स्टेप होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में हमने यही बात करनी है कि H0 को एक्सेप्ट करें या H1 को एक्सेप्ट करें। H0 को एक्सेप्ट तब करेंगे कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लोअर देन द टेबल वैल्यू। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ज़्यादा है टेबल की कैलकुलेटेड वैल्यू यानी टेबल की वैल्यू से, तो इसका मतलब ये कि एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप। इस केस में हमने H1 को एक्सेप्ट करना है।
और इन तमाम स्टेप्स को हम मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ और एक एक स्टेप को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आज उठा रहा हूँ वो इस बुक से है, जो FG कॉलेजेस की बुक है, और इसके जो राइटर हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल बेग और मिराजुद्दीन मिर्ज़ा साहब, ठीक है। और जो पेज नंबर है दैट इज़ 282 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको शो भी हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अ रैंडम सैंपल ऑफ 300 कॉलेज स्टूडेंट्स वाज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्लास स्टेटस एंड टेकिंग टी विद ब्रेकफास्ट। Do the following data indicate any association between taking tea and class status? Use alpha equal to 0.05, या जिसको हम कहते हैं कि अगर फर्दर टेबल की बात करें तो इंटर डिग्री का कॉलम है। इसके अलावा जो आपके पास रोज़ हैं नॉट टेकिंग टी और टेकिंग टी की दो रोज़ हैं आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो दो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर वो टेकिंग टी और क्लास स्टेटस है। इनके दरमियान हमने फाइंड करना है रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। और रिलेशनशिप को ही हम एसोसिएशन कहते हैं। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो मतलब H1 को एक्सेप्ट करेंगे, अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ और एक एक स्टेप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और इसमें हमारे पास क्या है कि H0 और H0 क्या होगा, देयर exist no association between the attributes। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि attributes are independent। और इसके अलावा जो आपका सेकंड है दैट इज H1, और H1 क्या होगा कि there exist a relationship or association between the two attributes, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें H0 और H1 की डिस्कशन किया हमने। H0 क्या है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, और H1 क्या है कि एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, ठीक है। और इसके बाद जो आपका स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 होगा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसमें हमने बात की है कि इसको हम मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से। और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.05, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज 5%, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, या इसको हम काई स्क्वायर भी कहते हैं। और इसके लिए हमारा फार्मूला गिवन होता है ऐसे लाइन ये करके, ये काई स्क्वायर की इसको हम काई स्क्वायर को इस चीज से डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होगा समेशन F0 माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE दिस, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। और स्टेप नंबर 4 जो होगा इंतहाई इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, दैट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। और कैलकुलेशन में हमारे पास एक टेबल गिवन है, पहले हम वो टेबल बना लेते हैं, रोज एंड कॉलम्स गिवन है उसकी, और फिर उसकी बेसिस पर हमने 5 कॉलम्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और 5 कॉलम्स से हमने जो है मेन कैलकुलेशन करनी है इस फार्मूले की। और इस फार्मूले के थ्रू हमें क्या मिलेगा, काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। और टेबल में क्या गिवन है आपके पास, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है।
और एक और हम टेबल, एक और कॉलम हम अपनी तरफ से बनाएंगे, दैट इज अ टोटल कॉलम। और यहाँ पर क्या होगा, इंटर यहाँ पे डिग्री, और ये नेक्स्ट कॉलम हम एक्सटेंड करेंगे अपनी तरफ से टोटल का कॉलम। यहाँ पे नॉट टेकिंग टी, और यहाँ पर टेकिंग टी, और यहाँ पर नीचे होगा टोटल। यहाँ पर नीचे होगा टोटल। और हमारे पास वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो हमारे पास क्या है, 90, 30 और फिर 60 और फिर 120। आपने करना इस तरह कि जो रोज़ हैं, यानी ये रोज़ हैं, इनकी वैल्यूज इकट्ठी करनी है, मतलब 1 और 2 है, इसको आप 3 कर देंगे। और अगर यहाँ पे 3 और 4 है तो आपने इसको मतलब इन दो को आपस में ऐड करना है, इसको आपस में ऐड करना है। 1 2 जिस तरह 3 हो गया, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। इस तरह ये आपने टोटल कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो नीचे टोटल आएगा, यहाँ पे इन वैल्यूज़ में भी आपने टोटल इन दो को करना है, ठीक है। रोज़ के लिए आपने टोटल इन दो करना है, और कॉलम के लिए टोटल आपने इन दो करना है। 3 + 1 4 और 2 + 4 6। और आपने क्या करना है कि ये जो है, यानी 3 + 7 = 10 हो गया, और दिस इज द ग्रैंड टोटल, और 4 + 6 ये भी क्या होगा, 10। तो मतलब आपने आखिर में इनको भी ऐड करना है और आपने इनको भी ऐड करना है, तो ग्रैंड टोटल क्या बनेगा आपके पास, 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा 90 और 30, ये क्या हो जाएगा 120, 60 और 120 ये हो जाएगा 180। और इस तरह हमारे पास अगर इसको हम करते हैं वर्टिकल ऐड करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास 150। सिमिलरली ये कितना होगा 150। 90 को 30 में ऐड किया 120 बन गया, 60 को 120 में ऐड किया 180 बन गया। इस तरह 90 को 60 में ऐड किया 150 बन गया, 30 को 120 में ऐड किया 150। अब होगा ये कि 120 को 180 में ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा ग्रैंड टोटल 300। इस तरह 150 को 150 ऐड करूँगा, ग्रैंड टोटल क्या हो जाएगा 300। तो ये हमारे पास क्या एक टेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं, और कॉलम्स के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है कि काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है। हमारे पास 5 मेन कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले होगा F0 का, सबसे पहले कॉलम क्या होगा हमारे पास F0 का। F0 के बाद हमारे पास होगा FE का, यानी F0 क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और FE क्या है हमारा पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी, इसलिए इसका कॉलम हम थोड़ा सा वाइड बनाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, इन दो का डिफरेंस, और इसके बाद जो फर्दर होगा 4th कॉलम इनका स्क्वायर, इन दो का स्क्वायर। और फिर हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट कॉलम के अंदर F0 - FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब ये चीज़ हम ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये वैल्यूज़ कौन सी उठानी है, यहाँ पे F0 में यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ उठानी है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने ये वैल्यूज़ क्या है 90, इसको आपने यहाँ पे लिखा 90। इस पर 30 है, आपने मूव करना है हॉरिजॉन्टल, आपने मूव करना है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तरफ मूव करेंगे तो आपके पास जो पहली वैल्यू आ रही है 90 पर 30, और फिर आपके पास क्या है 60, और 60 के बाद आपके पास गिवन है कौन सी 120, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज उठा ली, यहाँ पर आपने लिख दी, ठीक है। इसके बाद जो नीचे हमारे पास लाइन्स है फर्दर, इनको हम रिमूव कर देते हैं। हमें जो रिक्वायर होंगे हम उनको दोबारा बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब होगा ये कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये तो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने का तरीका इंतहाई सिंपल है, अगर एक आपने समझ ली तो आपने को फर्दर खुद ब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब देखिए आपने 90 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए जो 90 की रोज़ का टोटल है, यानी 90 जहाँ पे आ रहा है इसकी रोज़ का जो टोटल है दैट इज़ 120, इसको आपने यहाँ पे लिखना है 120 मल्टीप्लाई कर दें 90 के जो कॉलम का टोटल है दैट इज़ 150। अब 150 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड किससे करना है आपने, ग्रैंड टोटल से। डिवाइड किससे करना है आपने, ग्रैंड टोटल से। तो दैट इज़
300। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 120 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 300 एंड दिस इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वल टू 60। अब इसके बाद जो फर्दर हमारे पास है 30, आपने 30 की रो देखनी है, 30 का कॉलम, यानी 30 जो वैल्यू है, 30 की वैल्यू की जो रो है उसको टोटल देखना है, और 30 का जो कॉलम है इसका जो टोटल है उसकी वैल्यू देखनी है। अब 30 ये गिवन है हमारे पास, 30 की जो रो का टोटल दैट इज़ 120, इसको 120 यहाँ पे लिख दें, मल्टीप्लाई करें 30 की जो रो का जो आपके पास टोटल है दैट इज़ 150, आप 150 से मल्टीप्लाई कर दें। डिवाइड किससे कर रहे हैं, हमेशा हमेशा ग्रैंड टोटल से। ये भी ज़रा फाइंड कर लेते हैं, बल्कि वैल्यू आपके पास सेम आएगी, वैल्यू आ गई 60। थर्ड जो है इसके बाद दैट इज 60। अब 60 की रो का टोटल देखें और 60 के कॉलम का टोटल देखें। रो का टोटल क्या बनता है 180, आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180 से, मल्टीप्लाई करना है किस किस। अब देखिए रो 60 की रो का टोटल क्या है 180, और 60 के जो कॉलम है उसका टोटल क्या है 150। ठीक है, तो 150 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें दिस से। तो मतलब ये कि आपने 60 को लिया, 60 के रो का टोटल 180 था, आपने 180 लिख दिया, और 60 के जो कॉलम है उसका टोटल क्या है 150, आपने 150 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड हमेशा आपने ग्रैंड टोटल से करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है, 180 150 डिवाइडेड बाय 300 दिस इज इक्वल टू 90। क्या वैल्यू आ गई 90। अब इसके बाद जो फर्दर है 120 ये, अब 120 का जो रो वाइज टोटल है दैट इज 180, आप इसको 180 लिखें, मल्टीप्लाई करें कि जो आपका इसका जो 120 का कॉलम वाइज टोटल दैट इज 150, आप 150 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें 300 से, आपस वैल्यू दोबारा क्या आ जाएगी 90। ठीक है, तो यहाँ तक कैलकुलेशन आई थिंक क्लियर होगी। इसके बाद आपने फर्दर मूव ये करना है कि 90 में से आपने 60 को लेस करना है, एफ नॉट माइनस एफ ई है, तो मतलब ये कि 90 माइनस 60 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 30, और ये भी क्या होगा आपके पास 30 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 30, और 60 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 30, 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30। अब इसी का आप होल स्क्वायर ले लें, तो 30 का होल स्क्वायर क्या होगा 900, 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू 900 एग्जैक्टली, ये हो गया, ये भी और ये भी। इसके बाद ये करना है आपने कि इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो 900 को आप डिवाइड करेंगे, 900 को आपने डिवाइड करने के साथ एफ ई के साथ दैट इज 60। तो मतलब ये है कि यहाँ पर आपने 15 की वैल्यू आ जाती है, और 15 वैल्यू कैसे आती है, आपने 900 को डिवाइड किया किसके साथ 60 के साथ। अब दोबारा आपने क्या करना है कि दोबारा 900 को आपने 60 से डिवाइड करना है, दोबारा क्या आ जाएगा 15। दोबारा आपने क्या करना है 900 को 90 से डिवाइड करना है, 900 को आपने 90 से डिवाइड करना है, दिस इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास 10। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी वो हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसके बाद ना नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन सबको सम कर लेना है, बिकॉज दिस इक्वल टू ये सम, हम ये चीज़ चाहिए थी, और ये अब जो ये जो सारी कैलकुलेशन ये इसके सम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इसमें आपने कर लेना है, जैसे हमारा फार्मूला था, ये फार्मूला मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए, इसको डिवाइड करेंगे एफ ई के साथ। अब इसकी जो वैल्यू है यानी इसकी ये देखिए ये चीज़ सेम है, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, हम इसको ऐड कर लेते हैं, टोटल वैल्यूज क्या बनती है 15 15 30 30 और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास 50 की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है वैल्यू 50 आ गई 50 की। अब ये जो है दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं CAL, यानी इसका मतलब क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप के बाद जो स्टेप नंबर 5 है, अब स्टेप नंबर 5 में ये होगा, स्टेप नंबर 5 पे हम देख लेते हैं क्या होगा, इंतहाई सिंपल है। स्टेप नंबर 5 ही होगा हमारे पास क्रिटिकल रीजन।
क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल रीजन ये होगा कि इसमें हमने ये देखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर की और जो टेबल की वैल्यू है इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इनको हमने कंपेयर करना है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन टेबल की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये नीचे लिखे कैलकुलेटेड इज मोर देन दिस। अब ये क्या है, काई स्क्वायर, इसको हम काई स्क्वायर कहते हैं। और ये जो दिस इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कहते हैं किसको, वी, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमको गिवन होती है टेबल के अंदर। तो ये चीज़ तो हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 50। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब टेबल आपको गिवन होगा, मैं आपको बताऊं टेबल कैसे होता है आपके पास। टेबल ऐसे होगा आपके पास, यहाँ पे ये जो आपके पास कॉलम वाइज है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। कॉलम वाइज क्या गिवन होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होगा। आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, जो भी वैल्यूज आपके पास गिवन है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। 4 है। इसके बाद यहाँ पे आपको गिवन होगा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये टेबल आपको मैं वीडियो के अंदर ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। टेबल आपको वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगा, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको टेबल की अंडरस्टैंडिंग भी हो और आपको तमाम क्वेश्चन की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो। बिकॉज अगर आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसके बाद जो फर्दर एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी तकरीबन बिल्कुल सेम ऐसे हैं। बेशक आपके पास यहाँ पे 2x2 कॉलम है, यानी टेबल में क्या 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, लेकिन अगर आपके पास 3x3 भी हो, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम या 2 रोज एंड 3 कॉलम्स कुछ भी हो, आप इसी मेथड के थ्रू तमाम के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, या इसको फॉरवर्ड नहीं करना, इसको आप आराम आराम से देखें ताकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप एग्जैक्टली क्लियर हो सके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको गिवन होगा 5%, या आपको गिवन होगा 10%, या कुछ भी गिवन होगा 15%, कुछ भी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं दीज आर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि आपने जो भी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने। अभी आपके पास एक टेबल गिवन है, टेबल आपकी बुक के पेज एंड पर गिवन है, ठीक है। तो इसमें ये देखना आपने कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि v इज इक्वल टू रोज -1 इंटू कॉलम -1, ठीक है। अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो रोज कितनी है, 1 2, टोटल की रोज नहीं होगी, टोटल का ना तो कॉलम देखना है ना ही उसका रोज देखनी है, ठीक है। आपने क्या देखना है, जो क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। टोटल का कॉलम हमने खुद बनाया, टोटल की रो और टोटल का कॉलम हमने खुद एक्सटेंड किया है। आपने क्वेश्चन में देखना है कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, आप कर लें तो 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास वो कितनी है, 1। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू है हमारे पास, दिस इज द कैलकुलेटेड, दिस इज द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, दिस इज द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अगर मैं कहता हूँ हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो, अगर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो, तो इस केस में क्या होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 रोज 3 कॉलम्स हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इस केस में हमने क्या करना है 4, और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5% ही है, तो इस केस में ये जो वैल्यू है दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारे पास जो काई स्क्वायर की टेबल की वैल्यू होगी, हमने उसको यहाँ से उठाना है, ठीक हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपने टेबल को कैसे देखना है। इसके बाद हम अब देखिए हमारे पास कि जो अल्फ़ा है दैट इज़ अल्फ़ा कितना है, 5% है,
और साथ साथ जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू क्या है दिस। अब ये हमारा क्या है 5%, ये वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ज़रा देख लेते हैं हमारे पास टेबल की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर टेबल की बात करूं तो 1 पे है 1 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, 0.05 है, दिस इज इक्वल टू 3.841। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका आंसर क्या है 3.841। अब अगर हम बात करें कि 50 इज मोर देन 3.841, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब ये क्या है, हम बात करें क्रिटिकल रीजन की, और क्रिटिकल रीजन में ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है तो फिर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती। और हमने ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस में ये बोला हुआ है कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करेगा तो हम किसको करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो केस है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि जो 50 है दैट इज मोर देन 3.841। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 6, इसको हम कहेंगे डिसीजन। और डिसीजन में क्या होगा हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। अब देखिए बाकी एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है ना कि 50 इज मोर देन 3.841। अगर यहाँ पे लिखा होता कि 2 इज मोर देन 3.841 तो मतलब ये गलत होता, लेकिन अब जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो H1 हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट, H1 एक्सेप्टेड। ठीक है, ये बीच में से इक्वल हटा दें ये चीज़, H1 एक्सेप्टेड। और अगर आपने H1 को एक्सेप्ट कर लिया है तो H0 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है का स्क्वायर का। अब इसको अगर हम बात करते हैं फर्दर कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा आंसर आ जाता है, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन एंड हो गया। अब मैं आपको फर्दर चीज़ बता रहा हूँ। फर्दर ये है कि अगर हमारे पास, मैं कहता हूँ कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, हम बात करें जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 होती, टेबल की वैल्यू 3.841 ही होती। ठीक है, इस केस में ये जो रिलेशनशिप है ये गलत है, बिकॉज 2 जो है वो क्या, 2 की जो वैल्यू है वो 3.841 से छोटी होती है, लेकिन हम क्या शो कर रहे हैं रिलेशनशिप में कि ये ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस केस में हम क्या करेंगे, कि इस केस में हमारे पास क्या होगा कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस केस में हम क्या करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आप क्या करें, H0 को एक्सेप्ट करें, H1 को रिजेक्ट कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी जगह पर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट करें, आपके क्वेश्चन को कमिंग लेक्चर के अंदर एंटरटेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।